Hello everyone, this is Azra Batul and today we are going to start our new topic, winding up of a company. It is the part of the Companies Act 2013. In our previous video we have completed. Next point आता है हमारा, it is not necessary that only an insolvent company should be liquidated. Sometimes it becomes necessary to liquidate even a prosperous and solvent company. Means कि वाइंडिंग अप सिर्फ ज़रूरी नहीं है उसी कंडीशन में कि अगर एक कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है. वाइंडिंग अप तब भी हो सकता है कंपनी का जब वो सॉल्वेंट हो और उसकी मतलब जो वैल्यू है वो प्रोस्पेरस हो. सो वाइंडिंग अप इन सिचुएशन में होता है, हमें ये पॉइंट्स देखना है. नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन लिक्विडेशन टेक प्लेस एसेट्स ऑफ द कंपनी आर सोल्ड आउट एंड sold out of the proceeds claim of creditors are settled. If any surplus is left, it is distributed among shareholders. यानी जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है या कंपनी वाइंडिंग अप होती है तो क्या होता है, उसकी एसेट्स को सोल्ड आउट कर दिया जाता है और उस एसेट से जो भी अमाउंट रियलाइज होती है, जो भी अमाउंट बचती है वो उनसे उसके डेट को सेटल किया जाता है और उसके अलावा अगर कुछ भी अमाउंट बचती है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग शेयर होल्डर्स एज ए सरप्लस. उसको मतलब वो सरप्लस बचता है एसेट्स को सेल करने के बाद. कंपनी की डेट्स सारे क्लियर हो जाने के बाद जो भी अमाउंट बचती है दैट इज सरप्लस और वो डिस्ट्रीब्यूट होती है अमंग शेयर होल्डर्स में. नेक्स्ट पॉइंट है, इफ अमाउंट रियलाइज इज इनएडिक्वेट टू मीट द क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स इन फुल एंड इफ द शेयर्स आर पार्शियली पेड कॉल इज मेड ऑन दैम टू पे ऑफ द क्रेडिटर्स. अब यहाँ पर क्या है कि देखिए जो हमारा फर्स्ट केस था उसमें क्या था कि टोटल एसेट्स जो थी कंपनी की वो सोल्ड आउट होने के बाद और डेट क्लियर होने के बाद जो भी अमाउंट बचती थी वो सरप्लस में लेफ्ट थी और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था शेयर होल्डर्स के बीच में. बट यहाँ पे क्या है कि जो भी अमाउंट रियलाइज हुई है वो इनएडिक्वेट है, मीन्स कि वो पूरी नहीं हुई है. हमारे डेट्स अभी भी बचते हैं जो डेट्स क्लियर नहीं हुए हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए कंपनी क्या करती है, जो उसके पार्टली पेड शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे जो अमाउंट रिमेनिंग थी वो अमाउंट के लिए उसको कॉल करती है और वो अमाउंट मंगाती है और उन अमाउंट को मंगाकर वो अपने क्रेडिटर्स की जो जितने भी डेट्स हैं उनको पे ऑफ करती है. नेक्स्ट पॉइंट इज, अ पर्सन अपॉइंटेड टू कंडक्ट द वाइंडिंग अप ऑफ प्रोसीडिंग इज कॉल्ड लिक्विडेटर. यानी अब जो लिक्विडेशन प्रोसेस हो रहा है, इस लिक्विडेशन प्रोसेस ये एक लीगल प्रोसेस होता है. जैसे कि कंपनी स्टार्ट होती है वो भी एक लीगल प्रोसेस के थ्रू होती है, बाय लॉ होती है. उसी तरह कंपनी जब भी वाइंड अप होगी तो वो भी एक लीगल प्रोसेस के थ्रू होगी. तो उस लीगल प्रोसेस में वाइंड अप करने के लिए एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, एक रिस्पॉन्सिबल बंदा अपॉइंट किया जाता है जिसको हम लिक्विडेटर कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा, वाइंडिंग अप के टाइप्स कितने होते हैं, कितने तरह का वाइंडिंग अप होता है. फर्स्ट है वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, दैट इज कंपलसरी वाइंडिंग अप. यानी ट्रिब्यूनल के थ्रू कंपनी का वाइंड अप हो जाता है, वेदर इज सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट, कंपनी को वाइंड अप करना ही होता है. बी आता है वॉलंटरी वाइंडिंग अप. वॉलंटरी वाइंडिंग अप के हमारे 2 पार्ट्स हैं, मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप और नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप. इसके बारे में भी हम आगे डिटेल्स में रीड करेंगे. नेक्स्ट आ जाता है, हु मे फाइल अ पिटीशन इन केस ऑफ कंपलसरी वाइंडिंग अप. के वाइंडिंग अप के लिए कौन कौन पिटीशन फाइल कर सकता है कि हमें कंपनी को वाइंड अप करना है, दैट इज पिटीशन बाय द कंपनी. फर्स्ट कंपनी खुद मतलब ये पिटीशन डाल सकती है कि उसे वाइंड अप होना है. हो सकता है कुछ सिचुएशन ऐसी हो कि कंपनी खुद ब खुद वाइंड अप होना चाह रही है. नेक्स्ट इज पिटीशन बाय द कॉन्ट्रीब्यूटर्स. हु इज द कॉन्ट्रीब्यूटर? कॉन्ट्रीब्यूटर्स आर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, मेंबर ऑफ द कंपनी. जो भी कंपनी के शेयर होल्डर होंगे वो कंपनी के कॉन्ट्रीब्यूटर्स भी कहे जाएंगे. वो कॉन्ट्रीब्यूटर्स भी पिटीशन फाइल कर सकते हैं कंपनी को वाइंडिंग अप करने के लिए. पिटीशन बाय द रजिस्ट्रार. अब रजिस्ट्रार ये पिटीशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रार की सिचुएशन में करेंगे इन केस अगर कंपनी अपने प्रीवियस मैक्सिमम 5 इयर्स की डिटेल्स जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रजिस्ट्रार के पास टाइमली सबमिट नहीं कराती है, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देती है रजिस्ट्रार को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में. सो इस कंडीशन में रजिस्ट्रार पिटीशन फाइल कर सकता है कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए. नेक्स्ट आता है पिटीशन बाय द ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. अब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कब कंपनी को वाइंडिंग अप करने के लिए पिटीशन फाइल करेगी, वो उस सिचुएशन में कि अगर कंपनी में कोई मतलब इस तरह का मिसबिहेव हुआ, उसने अपनी रिटर्न टाइम पर पे ना की हो, इनकम टैक्स फाइल ना किया हो, इनकम टैक्स फिल ना किया हो. सो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पिटीशन फाइल कर सकती हैं
अपने एक ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू कंपनी को वाइंड अप करने की। दीज आर द पॉइंट्स दैट गवर्नमेंट फाइल अ पिटिशन इन केस ऑफ कंपल्सरी वाइंडिंग अप। ये सारे ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप के पॉइंट्स थे कि ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप में कौन कौन पिटिशन फाइल कर सकता है। अब वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल होता क्या है ये देख लेते हैं। This is also called winding up by the court. Tribunal may order the winding up of a company in the following circumstances. अब कौन कौन से circumstances हैं जब जो ट्रिब्यूनल ही ऑर्डर दे देता है कि कंपनी को वाइंड अप होना है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट। इसको वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट भी कहते हैं। अब कौन कौन सी सिचुएशन होती है देख लेते हैं। फर्स्ट, व्हेन द कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स। जब कंपनी अपने डेट्स पे क्लियर करने में अनेबल हो। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द कंपनी हैज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन रिजॉल्व टू बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। जब कंपनी खुद ही कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हो गई कि कंपनी खुद ही अपना एक स्पेशल रेजोल्यूशन रिप्रेजेंट करे कि वो वाइंड अप होनी चाहती है ट्रिब्यूनल के थ्रू, तो ट्रिब्यूनल वहाँ पर भी ऑर्डर दे सकता है कि ये कंपनी वाइंड अप हो जाए। थर्ड पॉइंट आता है, इफ द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन कंडक्टेड इन द फ्रॉडुलेंट मैनर और द कंपनी हैज़ फॉर्म्ड फॉर फ्रॉडुलेंट एंड अनलॉफुल पर्पस। अब थर्ड केस कौन सा है? थर्ड केस में अगर ट्रिब्यूनल कोई भी कंपनी हो उसके बारे में ट्रिब्यूनल को ये स्टेटमेंट मिल जाती है, ये प्रूफ मिल जाते कि ये जो भी कंपनी है जो भी वर्क कर रही है वो फ्रॉडुलेंट मैनर में कंडक्ट हो रहा है और जो कि अनलॉफुल पर्पस के लिए किया गया है। सो इस कंडीशन में भी ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करता है कि दिस कंपनी शुड वाइंड अप। इस कंपनी को कुछ भी सिचुएशन है सॉल्वेंट या इंसॉल्वेंट से वाइंड अप होना पड़ेगा। दिस आर द पॉइंट वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट हमारा इसी का पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट, व्हेन डिफॉल्ट इज मेड इन फिलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न द रजिस्ट्रार फॉर इमीडिएटली preceding 5 consecutive financial years. I have told you earlier about these lines कि रजिस्ट्रार भी ट्रिब्यूनल से ऑर्डर पास करा सकता है किस सिचुएशन में कि जब कंपनी उसको अपने पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न्स जो हैं वो सबमिट ना करा रही, उनकी इंफॉर्मेशन ना दे रही है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ट्रिब्यूनल वहाँ पर भी ऑर्डर दे सकता है रजिस्ट्रार की पिटीशन फाइल करने पर कि इस कंपनी को वाइंड अप होना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट आता है, व्हेन द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ जस्ट एन इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी वाइंड अप। अब क्या होगा, वो ट्रिब्यूनल ये फाउंड कर लेता है कि ऑल दी अबव केसेस ये फ्रॉडुलेंट मैनर में है, इसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सबमिट नहीं की है, इसने अपनी एनुअल रिटर्न भी सबमिट नहीं की है, ये सभी केसेस ट्रिब्यूनल को क्लियर हो जाता है। इस केस में वो स्ट्रिक्टली ऑर्डर पास करा देता है कि इस कंपनी को अब वाइंड अप होना पड़ेगा। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल द लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल। अब जो भी वाइंडिंग अप का प्रोसेस होता है उसमें एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ऑथराइज पर्सन होता है जो कि वाइंडिंग अप के प्रोसेस को पूरा करता है, दैट इज कॉल्ड लिक्विडेटर। तो वो लिक्विडेटर जो भी अपॉइंट होगा वो अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल या बाय कोर्ट से ही उसको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, अब ये था हमारा कंपल्सरी वाइंडिंग अप। नेक्स्ट अब हमारा पॉइंट आता है voluntary winding up. Voluntary winding up, these are two types of voluntary winding up. A, members voluntary winding up, and B is creditors voluntary winding up. Firstly, we will learn about what is members voluntary winding up. This type of winding up take place when a declaration of the company's solvency is made by its directors and filed with the registrar. In this declaration, directors have to give an assurance that the company will be able to pay its debts in full. अब क्या होगा, यहाँ पे कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं वो एक मीटिंग करते हैं और वहाँ पर डायरेक्टर जो है वो ये रजिस्ट्रार के सामने मतलब डिक्लेरेशन करते हैं और ये अश्योरेंस भी देते हैं कि हमारी कंपनी सॉल्वेंट है, वी आर एबल टू पे ऑल द डेब्ट्स इन फुल, but in all these cases we want to wind up our company.
सब कुछ है, सॉल्वेंट भी है, हम डेट्स भी पे करते हैं, बट कुछ रीज़न ऐसे हैं कि हम उसमें अपनी कंपनी को बंद करना चाहते हैं, वाइंड अप करना चाहते हैं। तो ये मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता है जो कि कंपनी के मेंबर्स के ज़रिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, विद इन 5 weeks ऑफ सेंडिंग सच डिक्लेरेशन टू द रजिस्ट्रार द मेंबर्स शुड पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप। यानी विद इन 5 weeks जब ये मतलब डिक्लेरेशन रजिस्ट्रार को कर दिया कि हम कंपनी को वाइंड अप करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है जो कि कंपनी के मेंबर पास करते हैं। नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर एंड फिक्सेस रेम्यूनरेशन। अब अगर वाइंडिंग अप हो रहा है, जो हमारा ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप था, उसमें क्या था कि जो लिक्विडेटर अपॉइंट होता था वो ट्रिब्यूनल या बाय कोर्ट के जरिए अपॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पे लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उसकी रेम्यूनरेशन किस तरह फिक्स होगी, ये पॉइंट्स आ जाते हैं। लेट्स रीड दिस पॉइंट। ऑन पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप द मेंबर मस्ट इन द सेम मीटिंग वन और मोर लिक्विडेटर एंड फिक्स देयर रेम्यूनरेशन। जो भी कंपनी के मेंबर्स होंगे, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा कंपनी को वाइंड अप करने का, और वो मीटिंग में अपना एक या एक से ज़्यादा लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकते हैं, और उसकी रेम्यूनरेशन, उसकी सैलरी भी यहाँ फिक्स की जाएगी। नेक्स्ट आता है, वाइंडिंग अप कंटिन्यूस फॉर मोर देन 1 year द लिक्विडेटर शुड कॉल द जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी एट द एंड ऑफ ईच ईयर एंड शुड प्लेस इन दिस मीटिंग हिज एक्ट एंड डीलिंग रिगार्डिंग रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। अब ये तो नहीं है कि एक दिन हमने कोई लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया, कंपनी के मेंबर्स ने लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया, नेक्स्ट डे वो कंपनी वाइंडिंग अप हो गया, ऐसा नहीं है। इसका एक लंबा प्रोसेस चलता है और एसेट्स रियलाइज की जाती हैं, डेट्स क्लियर किए जाते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिक्विडेटर के ऊपर आ जाती हैं, और वो हर मैटर की बारीकी से छानबीन करता है। तो इसमें क्या होता है कि टाइम भी लग जाता है, लेकिन यहाँ पे रूल ये है कि अगर लिक्विडेटर को यहाँ 1 year से ज़्यादा लग रहा है कंपनी को वाइंड अप करने में, तो ऐसे में वो क्या करेगा, एक जनरल मीटिंग बुलाएगा कंपनी के एंड ऑफ द ईच ईयर। जितना भी टाइम उसे लग रहा है, 2 साल लग रहे हैं, 3 साल लग रहे हैं, तो हर साल के लास्ट में वो एक जनरल मीटिंग बुलाएगा। वहाँ पर उसे सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी कि उसने कितनी एसेट्स रियलाइज कर ली हैं, कितना अब तक उसने वर्क पेंडिंग था, कितना उसने कंप्लीट कर लिया है। सो अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर एंड फिक्सेस रेम्यूनरेशन में ये पॉइंट आ जाते हैं। इसके आगे भी काफ़ी पॉइंट्स हैं, बट वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।